नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जैन 1999 बैच का कॉर्पोरेटिव इंस्पेक्टर यानी आरएएस सबऑर्डिनेट ऑफिसर आज आप लोगों के सामने रूबरू हूँ क्योंकि मैं आपको वो सारी ट्रिक्स बताना चाहता हूँ, वो फार्मूलाज बताना चाहता हूँ जिनकी मदद से आप तथ्यों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब फार्मूलाज बनाऊंगा तो कुछ फार्मूलाज जो हैं वो थोड़े अटपटे हो सकते हैं, नैतिक अनैतिक दृष्टि से थोड़े उलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको तथ्यों को याद रखवाना है, लंबे समय तक याद रखवाना है। मेरा मकसद किसी जाति, व्यक्ति, वर्ग, समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी तरह का नैतिक अनैतिक इशू उठाना है। मोबाइल को मैं पहले यूथ के लिए टाइम वेस्टिंग का कारण समझा करता था, लेकिन आज इसी मोबाइल की मदद से मैं घर बैठे आप लोगों से रूबरू हूँ, आप लोगों को वो सब बता सकता हूँ जो मेरे पास ज्ञान उपलब्ध है। यही मोबाइल आज क्रांति लेके आ चुका है अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में, और इसी की मदद से आज मैंने अपना खुद का चैनल, यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसकी मदद से मैं आपको वो सारा ज्ञान देने की कोशिश करूंगा जो मेरे पास उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल का नाम है राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक्स बाय अमित जैन। मैं ट्रिक्स आपको बताता रहूँगा। अगर आप मुझसे जुड़ते रहे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहा, तो मैं आपको सभी चीज़ों को याद करने का तरीका सिखा दूँगा। देखिए, हम अपने इस चैनल पे फिजूल की कोई बात नहीं करेंगे, इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं करेंगे, क्योंकि समय आपका भी कीमती है और मेरा भी। तो इसलिए हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे कि कैसे स्टडी की जाए, कैसे चीज़ों को, तथ्यों को याद रखा जाए, और उसी सिलसिले में आज हम शुरू करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर, राजस्थान की अवस्थिति, राजस्थान का विस्तार और उसकी सीमाओं से। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना है, तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है कि उत्तर से दक्षिण के लिए तो ये याद होना चाहिए कि नाचो क्योंकि कोने में बोरों का कुंड है। तो नाचो यानी 826 कैसे बना, मैं आपको सब सिखाऊंगा। कोणा गांव, बोरों का कुंड है बोरकुंड गांव। पूर्व से पश्चिम के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जेब कट रहा है, इसको सिलाना। अरे नहीं भाई, इसकी तो सिलावट ही ऐसी है। तो जेब 69 यानी 69 यानी 869 पूरा विस्तार है पूर्व से पश्चिम। और कटरा यानी कटरा गांव, सिलाना यानी सिलाना गांव, सिलावट यानी सिलावट गांव। सिलाना कहीं दिया जाता है, कहीं सिलावट दिया जाता है, दोनों याद रखिए। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी जो पाकिस्तान से लगती है उसमें कौन कौन से ज़िले हैं, या पाकिस्तान के कौन कौन से राज्य हैं और उनके कौन कौन से ज़िले हैं, तो इनको भी फॉर्मूले में पिरो लीजिए। फॉर्मूला है JBGB, बहुत सिंपल। J फॉर जैसलमेर, B फॉर बाड़मेर, G फॉर गंगानगर एंड B फॉर बीकानेर। अब आप बोलेंगे कि बीकानेर वाला B लास्ट में क्यों है? तो लास्ट में इसलिए है बच्चों, क्योंकि बीकानेर की ही सबसे कम सीमा हमारे साथ लगती है, और बीकानेर ही ऐसा कायर है कि उसका जिला मुख्यालय सबसे दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। और क्यों है, इसको ऐसे याद रखो कि वहाँ पे ST पॉपुलेशन यानी हमारे जो एंशंट वॉरियर्स थे, मीना, भील वगैरह, वो वहाँ सबसे कम है रेशो में। इस वजह से वहाँ जो कायरता है वो ज़्यादा है, इसलिए ज़िला मुख्यालय उनका सबसे दूर है और सबसे कम सीमा उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमसे लगती है। तो इसको बीकानेर को लास्ट में क्यों है इस तरह याद रखो। तो JBGB, जैसे JB तो होता है राष्ट्रपति के पास, आपके पास गीगाबाइट्स हैं, तो JBGB। पूछ लिया जाए उनके कौन से राज्य और ज़िले हमसे लगते हैं, तो राज्य तो पंजाब और सिंध लगते हैं। पंजाब जैसलमेर तक है और जैसलमेर के बाद सिंध है। ये सब आपको मैप याद होना चाहिए, इनके फॉर्मूले मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, पर पूछ लें कि पंजाब से कौन से ज़िले, पंजाब के कौन से ज़िले लगते हैं, तो पंजाब के 3 ज़िले लगते हैं, बहादे, रहीम, बहादे। पंजाब में 5 आब हैं यानी नदियां हैं, साबे, राचे, झे, सतलुज, ब्यास, चेनाब, राचे, साबे, राचे, झे, रावी, चनाब, झेलम।
ये पंजाब की 5 नदियां हैं जो जहाँ इसका बहाव बहुत है, इसलिए बहादे रहीम बहादे, इससे याद रख लीजिए, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। सिंध के मामले में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उमरकोट नाम की जगह सिंध में है, जहाँ पे हुमायूं ने शेरशाह से हारने के बाद अपना निर्वासित जीवन जिया था, शरण ली थी, और जहाँ पर अकबर द ग्रेट का जन्म हुआ था। तो उमरकोट सिंध में है। सिंध में आप यूँ याद रखिए कि गो को टके भर में खरीद कर खा गया सुकूर राणा, खैर रही उसकी, क्योंकि संग वाले थार पार करके उमरकोट तक नहीं जा सके। तो गोटकी, गो को टके भर में खरीद कर खा गया, घोटकी आ जाता है कहीं कहीं, कहीं गोटकी आ जाता है। सुकूर राणा, सुकूर राणा एक कैरेक्टर हुआ करता था, इविल कैरेक्टर, विलनस कैरेक्टर हुआ करता था एक सीरियल में, तो उससे याद रखिए सुकूर राणा, सुकूर, सुकूर, गो को टके भर में खा गया सुकूर राणा, खैर रही उसकी, खैरपुर, क्योंकि संग वाले, संघर, थार पार करके, थार पार कर एक काऊ की गाय की एक ब्रीड भी है जो उस जगह के नाम पर है, थार पार करके उमरकोट नहीं जा सके। उमरकोट वो जगह, उमरकोट वो जिला। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए अंतर्राज्यीय कौन से राज्य हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर, और उनके कौन से ज़िले हमसे लगते हैं, तो वो भी सब फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य सबसे ज़्यादा सीमा बनाते हैं, कौन सा कम बनाता है, तो उसके लिए भी सीधा सा फॉर्मूला बना लीजिए कि मध में रहने वाले या मध में बोलने वाले हरियाणवी को राजस्थानी गुर्जर ने उत्तर दिया पंजाबी में। हरियाणवी ऐसे ही अक्खड़ भाषा में बोलते हैं जैसे कोई मध में बोल रहे हों, तो मध में मध्य प्रदेश, हरियाणवी हरियाणा, मध में रहने वाले हरियाणवी को राजस्थानी गुर्जर ने, गुर्जर गुजरात, उत्तर दिया पंजाबी में, उत्तर प्रदेश, पंजाबी पंजाब। इस तरह आपने अवरोही क्रम में सारे राज्य याद कर लिए जो ज़्यादा या कम सीमा हमारे राज्य के साथ बनाते हैं। अब उन राज्यों के ज़िलों को याद करना है तो कैसे याद करेंगे? तो पंजाब के ज़िलों को याद करना है तो बोलिए कि फिजूल में मुक्त होने का प्रयास किया था उसने, जब पंजाब खालिस्तान बनना चाह रहा था तब, तो फिजूल में फाजिल्का, मुक्त होने का प्रयास मुक्तसर। ऐसे ही हरियाणा वाले फिर अगेन रूखा बोलते हैं, तो वहाँ के लोगों पे ऐसे लगता है जैसे सिर पे हिंसा सवार हो। तो हरियाणा में मेवे की रेवड़ियाँ खा के महेंद्र के सिर पे माँ भवानी की तरह हिंसा सवार हो गई, तो फिर फतेह कैसे नहीं होती, तो फिर उनकी फतेह कैसे नहीं होती। तो मेवे की रेवड़ियाँ, मेवात रेवड़ियाँ, रेवाड़ी खाकर महेंद्र के सर पर, महेंद्र महाइंद्र हो जाते हैं, वो इंद्र के समान महाइंद्र, यानी वज्रपात करने वाले, यानी हिंसक हो जाते हैं। तो महेंद्र, महाइंद्र, तो महेंद्रगढ़, महेंद्र के सिर पे माँ भवानी की तरह हिंसा सवार हो गई, सिर पे सिरसा, माँ भवानी भिवानी, हिंसा सवार हो गई, हिसार, हिंसा हिसार, सिरसा, माँ भवानी भिवानी, और हिंसा हिसार। तो उनकी फतेह कैसे नहीं होती, तो फतेहाबाद। ऐसे ही पंजाब, हरियाणा, उसके बाद है यूपी, यूपी के आम प्रसिद्ध हैं, तो आम से हो गया आगरा और मथुरा। इसी तरह मध्य प्रदेश, उसके 10 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, तो उसके लिए फिर फार्मूला बना लीजिए कि मैं जैसे शिव जी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि हे मोरे श्योपुर के शिव, मुझे ऐसे गुण दे कि मैं अगर मालवा जाऊँ तो राजा बन जाऊँ। मालवा जो इलाका है, मालवा का जो प्लेट्यू है, वो एमपी में ही पड़ता है, और उसी का पार्ट हमारा हाड़ौती का पठार है, उसी का उत्तरी पार्ट हमारा हाड़ौती का पठार है। वो सब हम भौतिक स्वरूप जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। तो मैं कहता हूँ शिव जी से, हे मेरे श्योपुर के शिव, श्योपुर एक गांव है हमारे सांगानेर से थोड़ा उत्तर, सांगानेर से थोड़ा दक्षिण में, तो हे मोरे श्योपुर के शिव, मोरे मोरेना, श्योपुर श्योपुर, शिव शिवपुरी, हे मेरे श्योपुर के शिव, मुझे ऐसे गुण दे, मुझे ऐसे गुण दे कि मैं अगर मालवा जाऊं तो राजा बन जाऊं।
अगर मालवा यानी अगर मालवा, डिस्ट्रिक्ट भी अगर मालवा ही है, अगर मालवा जाऊं तो राजा बन जाऊं, राजगढ़। तो शिव जी ने उत्तर दिया कि मैं चाहे से दारू खोरिया हूँ, दारू पीने वाला हूँ, मैं अपने लिए ये गुण शिव जी से मांग रहा हूँ। हम ऐसा ही करते हैं, हम अपनी मेहनत, अपना जज्बा, अपने प्रयास पे ध्यान नहीं देते और भगवान पे ध्यान देते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, जबकि गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप में जज्बा नहीं होगा, आप अच्छे से प्रयास नहीं करोगे, तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। तो खुदा कहता है कि भाई तू तो दारूबाज है, तो तू तो ऐसा कर कि जब सौर मंद हो जाए, यानी जब शाम हो जाए, तो नीम के नीचे बैठ और आराम से रतलाम की नमकीन खा, दारू पी। ठीक है, रतलाम की नमकीन फेमस है। तो सौर मंद हो जाए, मंदसौर यानी शाम हो जाए, तो नीम के नीचे बैठो, नीमच, और रतलाम की नमकीन खाओ। तो रतलाम और नमकीन उसको ऐसी लगती है दारूबाज को जैसे हाबू खा रहा हो, तो रतलाम के हाबू खाओ, तो हाबू झाबुआ। तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट हो गए, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो एमपी के हैं और हमारे राज्य से लगते हैं। इसी तरह गुजरात के कौन से हैं? तो गुजरात में यूँ याद करो कि हमारे यहाँ राज्य में राजपूतों को बना कहते हैं, जो हमारे वॉरियर्स हुआ करते थे, जो हमारे राजा हुआ करते थे। तो ऐसे इसको याद रखिए कि सब्र करो बना, सब्र कर बना, हमारी अरावली ही मही से सागर तक जाकर दाऊद का कच्छा उतार लेगी। सब्र कर बना, हमारी अरावली ही मही से सागर तक जाकर दाऊद का कच्छा उतार लेगी। तो इसमें सब्र कर, सब्र कंठा, बना, बनास कांठा, हमारी अरावली, तो उनका जिला भी अरावली, मही से सागर तक जाकर मही सागर, उनका जिला मही सागर, दाऊद का कच्छा उतार लेगी। दाऊद, दाहोद, कच्छा, कच्छ। तो इस तरह आपको गुजरात के वे जिले याद हो गए जो हमारे राज्य से लगते हैं। अब आप कहें कि सर राजस्थान के वो जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं वो भी बताइए, तो मैं उनको बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूले में पिरो के नहीं बताऊंगा। वो एक कंसेप्चुअल थिंग है जिसको आपको पूरे मैप को याद करके याद रखना होगा, क्योंकि अगर आप मैप पूरा याद रखेंगे तो मैप बेस्ड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। आप रटने की कोशिश करेंगे, फार्मूला बना के याद रखने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ इतना सा याद रख सकेंगे कि कौन से अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। जबकि अगर आप उनका पूरा मैप याद रख लेते हैं तो आप लोकेशन, आप मैप पे बेस्ड सभी क्वेश्चंस का हल कर सकते हैं। और वो एक कंसेप्चुअल थिंग है जिसे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से ही पूरा करना चाहिए। तो वो फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये जरूर बताऊंगा कि कौन से जिले हमारे अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं। तो वो जब मैप होगा सामने राजस्थान का, तब मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही सीमाओं के बाद अगर हम अंतर्वर्ती जिलों के लिए पूछें तो अंतर्वर्ती जिलों का भी आप एक फार्मूला बना सकते हो। अंतर्वर्ती जिलों का फार्मूला आप कैसे बना सकते हो कि बुरा है आज नड्डा जो टोपा है, BURA, बुरा है आज नड्डा जो टोपा है। तो BURA जो इंग्लिश में स्पेलिंग्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स की, उनको थोड़ा सा यूज करेंगे। तो बुरा, BURA, बुरा, बुरा है आज, AJ, बुरा है आज, आज की तारीख में कौन बुरा है? नड्डा, बुरा है आज नड्डा, NADA, बुरा है आज नड्डा, NADA, नड्डा, JP नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बुरा है आज नड्डा जो JO, जो टोपा है। टोपा किसको कहते हैं कानपुरी भाषा में? जो मूर्ख होता है, बछिया का ताऊ होता है। बुरा है आज नड्डा जो टोपा है। अब देखिए बुरा, बू, बूंदी, रा, राजसमंद, बुरा है आज अजमेर,
बुरा है आज नड्डा, NA इज फॉर नागौर, NAGAUR, नागौर। बुरा है आज नड्डा, DA दौसा, DAUSA, दौसा। बुरा है आज नड्डा दौसा। जो जोधपुर, जोधपुर। बुरा है आज नड्डा जो टोपा है, TO टोंक। बुरा है आज नड्डा जो टोपा है, टोंक। और PA पाली। बुरा है आज नड्डा जो टोपा है। इससे आपको सारे अंतर्वर्ती 8 जिले याद हो चुके हैं। तो कुल मिला के हम सभी बातों को फॉर्मूलों में पिरो के अच्छे से याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है याद रखने की, जिससे बातें लंबे समय तक याद रखी जा सकती हैं। अच्छा, अब हम शुरू करें बिल्कुल सीरियस वे में, सीरियस टोन पे हम शुरू करें, सीरियस नोट पे हम शुरू करें कि शुरुआत से हमारा कितना एरिया, हमारे राज्य का कुल एरिया है, हम कौन से नंबर पे आते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, और फिर सापेक्षिक स्थिति है हमारी, निरपेक्ष स्थिति है हमारी, ये सब हम अब शुरू से लेते जाएंगे। देखो, हमारा जो एरिया है वो है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। हम 10% हैं पूरे भारत के। पूरे भारत का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। उसका लगभग 10% यानी 3 लाख के करीब हमारा एरिया आएगा। तो 3 लाख आपको ऐसे याद रखना है, 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर हमारा कुल इलाका है। 0.74 को आपको याद नहीं रखना है। जो यूजलेस चीज़ें हैं, जो एक्सेस में याद रखने वाली बातें हैं, वो हमें याद नहीं रखनी है। जो हमारे काम की हैं, जिनको हम काम देके एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, हमें सिर्फ उतना ही याद रखना है। तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर हमारा एरिया है। हम पहले नंबर पे हैं। पहले नंबर पे हम सन 2000 में आ गए थे, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। और हमारा कुल एरिया भारत के एरिया का 10.41% है, 10.41% है। 4 से र है और 1 से ट है, रख लो इसको। अब ये 4 से र क्यों है और 1 से ट क्यों है, ये मैं आपको सब मेमोरी टेक्निक के अंतर्गत सिखाऊंगा, जिससे आप इन बातों को याद रख सकें और लंबे समय तक आपको ये याद रह जाए। तो 10.41% हमारा जो भारत का एरिया है, उसका 10.41% हमारा हिस्सा है। इसको ऐसे भी याद रख लो कि 10.4% ही, 10.40% के करीब ही लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है। लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है। तो ये दोनों 10.40 के करीब हैं। लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? 10.40%। तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं राजस्थान की अवस्थिति पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में और फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो देखो, विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारा देश विश्व में उत्तर पूर्व में है। देखो, पूरे विश्व की ये भूमध्य रेखा है, यानी भू के मध्य वाली रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो वेस्ट टू ईस्ट खींची गई हैं। ठीक है, आड़ी रेखाएं खींची गई हैं जो बीच में 0 डिग्री है, और जो जो ऊपर जाएंगे बढ़ती जाएगी, जो जो नीचे जाएंगे पोल्स की तरफ तो बढ़ती जाएगी। ये किस लिए खींची गई हैं? ये इसलिए खींची गई हैं ताकि हमें पता रहे कि सूर्य कहाँ लंबवत पड़ रहा है, कहाँ सीधे किरणें उसकी पड़ रही हैं और कहाँ उसकी किरणें तिरछी पड़ेंगी। ठीक है, तो इससे हमें टेम्परेचर, ताप का पता लगेगा कि विश्व में तापांतर किस तरह से होता है। इसी तरह देशांतर रेखाएं हैं, इनसे समय का बोध होता है कि विश्व में कौन सा समय में आगे है, कौन सा समय में पीछे है। 0 डिग्री जो देशांतर है उसको ग्रीनविच देशांतर कहते हैं, ग्रीनविच याम्योत्तर कहते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से निकलती है, जहाँ पे वो ऑब्जर्वेटरी, वो लैब है जिसमें ज्योग्राफी से संबंधित रिसर्च वगैरह होती हैं। तो उस ग्रीनविच के नाम पे, उस ग्रीनविच सिटी के नाम पे, उस ग्रीनविच लैब के नाम पे जो 0 डिग्री याम्योत्तर है, देशांतर है, उसका नाम ग्रीनविच रेखा मान लिया गया है। इसके पूर्व में जो है वो पूर्वी देशांतर, पश्चिम में जो है वो पश्चिमी देशांतर।
जो अक्षांश रेखा है इसके उत्तर वाले जो हैं वो उत्तरी अक्षांश, जो दक्षिण वाले हैं वो दक्षिणी अक्षांश। तो हमारा भारत किधर है? अक्षांश के हिसाब से तो उत्तरी अक्षांश में है और देशांतर के हिसाब से पूर्वी देशांतर में है। तो हमारे यहाँ अब कोई भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर आएगा तो वो अक्षांश तो आएगा उत्तरी अक्षांश हमेशा और देशांतर आएगा पूर्वी देशांतर हमेशा। ठीक है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो इंडिया का, वो सब अगर देशांतर है तो पूर्वी देशांतर, अगर अक्षांश है तो उत्तरी अक्षांश ही आएगा। अच्छा, तो अब हम किस पोजीशन में हैं, पूरा इंडिया या राजस्थान? हम उत्तर और पूर्व यानी उत्तर पूर्व वाली कंडीशन में हैं पूरे विश्व के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम अगर देखें कि हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में किस तरफ पढ़ते हैं तो देखेंगे कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम उत्तर पश्चिम में हैं। देखो, कर्क रेखा हमारे बीच से लगभग बीच से निकलती है, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री। अब ये 23.5 डिग्री क्यों है ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल थिंग है और ये ग्लोब की मदद से मैं आपको बता दूंगा कि ये 23.5 डिग्री ही क्यों है। क्योंकि 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री पर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए 90 डिग्री माइनस 66.5 डिग्री बराबर 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री तक सूरज की रेखाएं सीधी पड़ती हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है उसको कर्क रेखा कहा गया है और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है उसको मकर रेखा कहा गया है। इसके बीच सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर तो हमेशा 12 मास सीधी रेखा पड़ती है और कर्क और मकर रेखा पर मतलब हमेशा नहीं पड़ती, 2 बार पड़ती है। ठीक है, अच्छा, अब हमें यह ध्यान रखना है कि बीच से कर्क रेखा गुजर रही है, लगभग ये यहाँ पे कर्क रेखा है, दिस इज कर्क रेखा, ये यहाँ ये कर्क रेखा है। ठीक है, बीच से गुजर रही है। अच्छा, तो उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पश्चिम पूर्व, तो हमारा राजस्थान उत्तर पश्चिम में है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, अच्छा, अब हम निरपेक्ष स्थितियां जो हमारी है भारत की राजस्थान की वो कैसे याद रखें, तो उसका भी फॉर्मूला हम बना लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि मैं आपको संख्याओं को भी अक्षरों में और शब्दों में पिरोना सिखा दूंगा, जिससे आप जटिल से जटिल संख्याओं को भी याद रख सकें। देखिए, जो हमारे अक्षांश और देशांतर हैं राजस्थान के, वो अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। मिनट कितने होते हैं? 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से, तो 23 को आपको याद रखना है नभ से, नभ यानी आकाश, और 3 को आपको याद रखना है चश्मे से, यानी नभ से चश्मा लगा के खुदा देखता है तो उसे नीचे क्या दिखता है? माउस। माउस, माउस यानी चूहा जिसके 12 सींग हैं। अब ये 12 सींग है या क्या है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। जिसके 12 सींग है, 12 सिंगा, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो नभ से जब खुदा देखता है चश्मा लगा के, तो वो देखता है कि एक माउस है गोरा गोरा जिसके 12 सींग है। ठीक है, हम इसको देखो ऐसे याद रखेंगे कि हम जानते हैं कि थाईलैंड में नैतिक अनैतिक सभी तरह के काम होते हैं और वहाँ के लोग गोरी चमड़ी के लोग हैं, हम कंपैरेटिवली काली चमड़ी के लोग हैं। ठीक है, तो वहाँ के गोरे लोग तो हैं माउस और हम हैं काले कौवे। ठीक है, तो हम वहाँ ऐसा सोचिए कि वहाँ का जो माउस है वो भी अनैतिक कामों में लिप्त रहता है, सेक्स के मामले में बहुत पर्टिकुलर है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जब चीज़ों को सेक्स से रिलेट करूंगा तो आपको ज़्यादा याद रहेंगी, क्योंकि आपकी उम्र में हमारे दिमाग में ये बातें सबसे ज़्यादा चलती हैं और इनसे लिंक्ड जो बातें होती हैं वो आपको हमेशा अच्छे से याद रह सकती हैं। तो हम उसका भी उपयोग करेंगे हमारी बातों को याद रखने के लिए, हमारी पढ़ाई को अच्छे से करने के लिए। ठीक है,
तो आपको आप देखो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। ये तो है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये तो देशांतर स्थिति है। और यह है उत्तरी अक्षांशीय स्थिति। उत्तरी अक्षांश मतलब ईस्ट, इसको नॉर्थ कहेंगे। 3 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 12 डिग्री नॉर्थ, और 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा पूर्वी होगा, ये हमेशा उत्तरी होगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? 69 यानी 69 वाली पोजीशन, ठीक है, ड्यूरिंग लव मेकिंग। तो ये 69 आपको याद रहेगा। तो 69 वाली पोजीशन में वो क्या देखता है? खुदा नीचे देखता है, तो माउस को 12 सिंग वाला या 12 दूसरी चीजों वाला देखता है। उसमें वो क्या कर रहे हैं? माउस दो, वो 69 पोजीशन में है, और ये क्या है? माउस है। 30 यानी माउस, मैं और से। 30 से मतलब है मैं और से। मैं और से बना माउस, मैं और से बना माउस, मैं और से। और 78 यानी कौवा। कौवा यानी हम उसको देखकर शर्मा गए और डोर खोल के उड़ गए। कौवा उसे देखकर शर्मा गया, उन माउस को ऐसे में देख के शर्मा गया, और कौवा डोर खोल के उड़ गया। अब ये अक्षर और शब्द कैसे बने हैं ये मैं आपको आज सब विस्तार से सिखाऊंगा। ठीक है, तो नव से दो, दो का मतलब न, 3 का मतलब भय, और चश्मा ये 3 का मतलब चश्मा। ठीक है, 3 ऐसे होता है, इसको ऐसे रखो, एक ऐसे रख दो, तो ये चश्मा बन गया। ठीक है, ये कैसे बने हैं ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, माउस, मैं, और ये ऊ है, ये स्वर है। स्वरों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे संख्याओं को अक्षरों में बदलने के लिए, हम सिर्फ व्यंजनों को इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऊ जो है, ये स्वर, ये हमको यूज कर सकते हैं हम, लेकिन इसका कोई अक्षर, इसका कोई फिगर नहीं है, इसका कोई संख्या नहीं है। तो माउस से 04 से, माउस को देखा, वो 12 सिंग, 12 से 12 सिंगा। 69 पोजीशन में थे, 69। फिर माउस, 3 का मतलब मैं और 0 का मतलब से, माउस। और कौवा 78, 7 का कै और 8 का वै, 7 का कै और 8 का वै। और 17 ये डोर जैसा है, 17 ये यूं है, तो ये एक डोर जैसा हो गया। डोर है, डोर को खोल के वो उड़ गया। कौन? कौवा, शर्म के मारे, जब उन्होंने 69 पोजीशन में माउसों को देखा तो। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है? ये बेटा है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 पोजीशन में माउस, तो 78 डिग्री 17 मिनट, कौवा उड़ गया डोर खोल के। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको ये सब विस्तार से देखो। सबसे पहले मैं आपको इन संख्याओं को अक्षरों में बदलकर शब्दों में पिरोना ही सिखा देता हूं, ताकि आपको सब कुछ सुविधाजनक लगे, आप सब आसानी से सीख जाएं और आपको याद करना भी अच्छा लगने लगे। ठीक है, एक बार हम पूरा बोर्ड यूज करेंगे। देखो, 0 क्या होता है? शून्य। तो शून्य से ले लो शय। ठीक है, तो शय, शय, से और है, इन चारों का मतलब, इन चारों को हम यूज करेंगे जीरो को दर्शाने के लिए। जहां भी जीरो संख्या आएगी उसे दर्शाने के लिए हम श है याद रखेंगे। ठीक है, इनको इस्तेमाल करेंगे जीरो के लिए। फिर है एक। एक कैसा है? जैसे कोई टी और डी हो, जैसे टी का डंडा हो, टी का ये डंडा, तो ये एक, और डी का ये डंडा, तो ये टी डी। तो
ट डे, ट डे, तो ट ठ ड ढ, ये चारों हम एक से डिपिक्ट करेंगे। ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ एक से डिपिक्ट करेंगे। एक का मतलब एक की जगह हम इस्तेमाल करेंगे ट ठ ड ढ। देखो मैंने आप लोगों के लिए ये जो मेमोरी टेक्निक है उसे इम्प्रोवाइज किया है, ये हमारे यहाँ यूनिक है। इसको अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो आपको संख्याओं को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा गंभीरता के साथ मेहनत कीजिए। 15 मिनट, आधे घंटे की मेहनत और 2-4 बार के रिवीजन आपके लिए पर्याप्त होंगे इस सिस्टम को याद रखने के लिए। ठीक है, तो एक को हम याद रखेंगे, एक से हम बनाएंगे ट ठ ड ढ। ठीक है, एक टी डी ट ठ ट ड, बीच में ठ और ढ जोड़ दिया है, ट ठ ड ढ से हम एक को याद रखेंगे। दो देखो बना दो। ठीक है, अब दो में मैं यूं जोड़ दिया तो ये बन गया n। ठीक है, तो n से बना न, n से बना न, और इसमें दो और जोड़ लो, दो अक्षर और जोड़ दिए मैंने, वो है द और ध, द और ध, और न को सबसे लास्ट में ले जाओ, द ध न, द ध न। तो दो से हमको याद आने चाहिए क्या, द ध और न। दो को हम बदलेंगे किससे, द ध और न से। ठीक है, अब इनको लिख लो अच्छे से। 0 0 0 से श,